हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड, कैसे इसकी चिंगारी सुलगी, इस मामले के पीछे रॉलेट एक्ट को क्यों जिम्मेदार माना जाता है, आखिर ये रॉलेट एक्ट था क्या जिससे पूरे भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। जनरल डायर ने क्यों हजारों लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, इसमें वो कौन सा भारत का रत्न था जिसने इन हत्याकांड के आरोपी को नेस्तनाबूद कर दिया, कैसे गोलियों के शरीर छलनी होने के बाद भी उधम सिंह ने भारतवासियों की मौत का बदला लिया, क्यों जनरल डायर को कोई सजा नहीं सुनाई गई। चलिए जानते हैं आज इस हत्याकांड का पूरा किस्सा, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। 13 अप्रैल 1919, इस दिन को इतिहास का वो काला मनहूस दिन माना जाता है जिसे आज 104 साल के बाद भी भुलाया नहीं जा सका। गोलियों की आवाज़, लोगों की चीखें, गोलियों से छलनी हुआ शरीर, रोने की आवाज़ें, भागते हुए कदमों की धमक ने पूरे बाग को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया था। कुछ लोग कुएं में कूदे तो कुछ लोगों ने ज़मीन पर ही अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे, तो इसके पीछे जिम्मेदार माना जाता है रॉलेट एक्ट को, जिसकी नींव रखी गई थी फरवरी 1919 में, जब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को पास किया, जिसका मकसद भारत में चल रही राजनीतिक गतिविधियों, आंदोलनों को दबाना था। इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार को पूरी छूट थी कि वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे की जेल में रख सकती है, यानी अगर किसी की कोई गलती भी नहीं है तब भी उसकी गिरफ्तारी की जा सकती थी। इससे भारत का राजनीतिक आंदोलन काफी प्रभावित हो सकता था। यही वजह थी कि लोग इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इसमें बापू यानी महात्मा गांधी जी भी शामिल थे। लेकिन अभी 1919 में गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने का सिर्फ फैसला किया था। लेकिन पंजाब, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद में आंदोलन की आग भड़क गई और सबसे ज्यादा व्यापक स्तर पर जिस राज्य ने अहिंसा जताई वो था पंजाब। इसकी वजह था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका पंजाब पर काफी बुरा असर पड़ा था। अब फिर बची खुची कसर यहाँ कोहराम मचाती बीमारियों ने पूरी कर दी थी। इसलिए पंजाब अब ब्रिटिशर्स के इस जुल्मी एक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पंजाब के आक्रोश की वजह से ही हमें अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड देखने को मिला। खैर, इस वक्त तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ चिंगारी सुलगी थी, लेकिन इस हत्याकांड की जो नींव रखी गई थी वो दिन था 9 अप्रैल 1919 का, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाब के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके नाम थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अगर इन्हें पंजाब की आवाज़ कहें तो ये गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद जेल नहीं ले जाया गया, बल्कि इन्हें ऐसी सीक्रेट जगह पर रखा गया जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। पंजाब के 2 चहीते नेताओं की गिरफ्तारी और अज्ञानता की वजह से पंजाब वासी भड़क गए और 10 अप्रैल को सड़कों पर इनका आक्रोश देखने को मिला। आक्रोश की ये आग समय के साथ और भड़कती चली गई, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए एक मुसीबत बनकर उभरी, क्योंकि इस अंग्रेजी सरकार को डर था कि अगर ऐसा माहौल बना रहा तो अपने खिलाफ उठ रही इस आवाज़ को वो दूसरे राज्यों और फिर पूरे देश में सुन सकते हैं। इसी विरोध को ध्यान में रखते हुए उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर ने 11 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। हालात को काबू करने के लिए इस हत्याकांड के मेन विलन जनरल डायर को भी यहीं पर ड्यूटी पर लगा दिया गया। पंजाब में आक्रोश का माहौल था, लोग ब्रिटिश सरकार से सख्त खफा थे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को एक खुशी की किरण चमकी, जिसकी वजह थी बैसाखी का त्यौहार। बैसाखी सिखों का एक बहुत ही खास और यादगार त्यौहार माना जाता है, जिसे ये लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे दुख के माहौल में ये खुशी की किरण भी इनके चेहरे पर खुशी तो लाई, लेकिन कुछ ही समय के लिए, और उसके बाद मायूसी, मातम के काले बादल छा गए। इसी दिन एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिसका मकसद रॉलेट एक्ट मुद्दे पर बात करना था और साथ ही उन 2 बड़े नेताओं की रिहाईगी के लिए कुछ कदम उठाने थे जो अभी तक ब्रिटिश सरकार की कैद में थे। इस सभा में काफ़ी सारे लोग जमा थे, जबकि पूरे शहर में मार्शल लॉ का पहरा था। बता दें, मार्शल लॉ में 4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे और इसकी निगरानी खुद जनरल डायर कर रहा था, ताकि सरकार इस लॉ का उल्लंघन ना करे। गली गली, चौक चौराहे पर जनरल डायर खुद गश्त लगा रहा था। लेकिन जब जनरल डायर को इस सभा के बारे में जानकारी मिली तो ये उसे सरकार के फैसले का उल्लंघन लगा। इसलिए जनरल डायर अपनी सेना के साथ 50 राइफल और इतनी ही खोखरी लेकर जलियांवाला बाग के पास पहुंच गया। लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण साबित हो गया और एंटर और एग्जिट गेट, जी हाँ, यही जो जगह थी जो कि बहुत बड़ा कारण बनी। पूरे बाग में सिर्फ एक ही दरवाजे से लोग आ जा सकते थे, जिसे जनरल डायर ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। पहुंचने के मात्र 3 सेकंड के बाद ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियां चलते ही लोगों की भीड़ इधर उधर भागने लगी। सब अपनी जान बचाने के लिए बाग में इधर उधर भागे। कोई दीवार की मदद से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, कोई भागते वक्त सेना का शिकार बना। बताया जाता कि 10 मिनट तक बिना रोके फायरिंग होती रही और इस बीच करीब 1650 राउंड गोलियां चली। लगातार फायरिंग से लोग चाहते हुए भी खुद को बचा नहीं पाए, और बचाते भी कैसे, क्योंकि बाहर जाने के रास्ते पर भी ब्रिटिश सेना हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। ये देखते हुए कुछ लोगों ने यहाँ मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और कुछ तो दीवार लांघकर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन किसी की मेहनत रंग न ला पाई, क्योंकि जनरल डायर की सेना ने सबको चुन चुन कर मारने की जैसे कसम खाई थी।
इसलिए सभी लोग एक एक करके मौत की आगोश में समाते चले गए। बता दें कि जिस कुएं में कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, वही कुआं लोगों के लिए मौत का कुआं साबित हुआ और इसमें से करीब 120 लोगों की लाशें निकली थीं। कुएं में लाशों का ढेर और खून ही खून नजर आ रहा था, इसलिए इस कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। वहीं बाग की दीवार पर भी इस हत्याकांड की गवाह बनी हुई हैं काफ़ी सारी चीज़ें। जी हाँ, आज भी इस दीवार पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। जब आप डेटा देखेंगे तो बताया जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 के दिन सिर्फ 379 या 400 से ज़्यादा लोग ही मारे गए थे, जबकि ये सरासर गलत है, क्योंकि इस दौरान जलियांवाला बाग में तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग शामिल थे और इनमें से कुछ ही अपनी जान बचाकर भाग पाए। ऐसे में आप कह सकते हैं कि 13 अप्रैल को 100 या 200 नहीं बल्कि कई लोगों की जान गई। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स था, जनरल डायर, जिसे भारतीयों से कुछ ज़्यादा ही नफरत थी। उसका जीता जागता सबूत था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। जनरल डायर ने अमृतसर की एक गली को लेकर एक नियम बनाया और वो ये था कि जो भी इंसान इस गली से जाएगा या फिर आएगा तो उसे पैरों के बल नहीं जाना होगा, बल्कि उसे रेंग कर जाना होगा। जिसने ऐसा नहीं किया उसे करोड़ों की सज़ा मिलेगी। ऐसी कट्टरता की मिसाल था जनरल डायर। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने में, तो प्लीज़ अपना प्यार हमें ज़रूर दें। खैर, मुद्दे पर वापस आएँ तो 10 मिनट तक गोली चलाने के बाद कई लोग लाशों में तब्दील हो गए और फिर जनरल डायर भी यहाँ से चला गया। जब अंग्रेजी सरकार ने इस मामले से जुड़े सवाल जवाब किए तो जनरल डायर ने जवाब दिया कि गोलियां चलाना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो भीड़ मुझे खत्म कर देती। भीड़ को रोकने का इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं था। ब्रिटिश सरकार को भी भारतीयों की जान से ज़्यादा जनरल डायर की बात सही लगी और ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर जनरल डायर को बिना सज़ा दिए आज़ाद किया कि जनरल डायर अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही सचेत और जागरूक था, इसलिए उसने लॉ के उल्लंघन को देखते हुए फायरिंग करवाई और इसी की वजह से जनरल डायर की कोई गलती नहीं है और वो सज़ा का हकदार नहीं बनता। इसके बाद इस केस की जांच लाहौर के हंटर कमीशन के पास गई और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जनरल डायर को सही कहा और साथ ही उसे प्रमोशन दे दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए जनरल डायर को कभी भारत वापस न आने का हुक्म दिया और इस तरह कई लोगों की मौत का गुनहगार जनरल डायर आज आज़ाद हो गया। इस हत्याकांड में फायरिंग के दौरान सरदार उधम सिंह जैसा क्रांतिकारी जिंदा बच गया था। भले ही शरीर लहूलुहान था, लेकिन बदला लेने की आग ने इनको फौलादी बनाया। इसके बाद उधम सिंह ने अपने भारतीय भाई बहनों की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाई, लेकिन इससे पहले वो जनरल डायर को मार पाते। जनरल डायर खुद अपने किए गए फल को मिल गया। जी हाँ, साल 1927 में जनरल डायर की मौत हो गई और रिपोर्ट में वजह बताई गई ब्रेन स्ट्रोक। लेकिन अभी एक गुनहगार जिंदा था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल ओडायर, जिसने इस केस में जनरल डायर की मदद की थी। इसी को सजा देने के लिए उधम सिंह ने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली और जब उधम सिंह को पता चला कि जनरल ओडायर लंदन में है तो उधम सिंह उस तक पहुंचने का रास्ता खोजने लगे। बढ़ई का काम करके उन्होंने पैसे जमा किए और फिर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अमेरिका से लंदन का सफ़र तय किया और यहीं एक रेस्टोरेंट में काम करके पैसे जोड़ने लगे ताकि जनरल ओडायर की मौत का सामान यानी पिस्तौल का बंदोबस्त कर सकें। बदले की आग 21 सालों तक भड़कती रही और आखिरकार 21 साल के बाद उधम सिंह जी उनको प्रतिशोध लेने का मौका मिल गया। साल था 1940 और जगह थी लंदन का कैटसन हॉल। जब यहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंटर एशियन सोसाइटी की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग का हिस्सा था जनरल ओडायर और उधम सिंह भी यहीं पर हाथ में बंदूक रखकर पहुंच गए। बता दें, बंदूक रखने के लिए उधम सिंह ने बुक के पन्नों को बंदूक के शेप में काटकर बंदूक को उसमें फिट कर दिया। उधम सिंह मीटिंग में सबसे आगे बैठे और जैसे ही जनरल ओडायर स्टेज पर आया वैसे ही उधम सिंह ने लगातार 2 शूट करके जनरल ओडायर को मार दिया, जिसके बाद उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह भी पुलिस से बचकर भागे नहीं बल्कि बहादुरी से वहीं खड़े रहा और कहा कि अब 21 साल के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला पूरा हुआ है। 31 जुलाई 1940 को लंदन में उधम सिंह जी को फांसी दी गई और ये वीर सपूत इस दुनिया से अलविदा हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे इतिहास की दर्द भरी कहानी? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।